गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बड़े दिनों के बाद मैं आज कालखंड ले रहा हूँ और आप सब भली भांति परिचित रहे होंगे। कुछ दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं अध्याय 8 नियंत्रण से, कंट्रोलिंग। देखिएगा, ये प्रबंध की प्रमुख क्रिया में से है। और नियंत्रण है क्या? कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी हम कार्य का निष्पादन करते हैं, जब तक किसी कार्य में अगर नियंत्रण का प्रभाव नहीं दिखेगा तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, हेनरी फेयोल क्या कहता है नियंत्रण के संबंध में? तो आइए देखते हैं कि नियंत्रण से आशय इस बात का मूल्यांकन करना है कि संस्थान के सारे कार्य अपनाई गई योजनाओं, दिए गए निर्देशों एवं निर्दिष्ट नियमों के अनुसार संपन्न हो रहे हैं या नहीं। नियंत्रण का प्रयोजन कार्य की खामियों तथा त्रुटियों को उजागर करना है ताकि यथा समय उन्हें सुधारा जा सके और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये नियंत्रण का प्रमुख आशय है कि संस्थान के सारे कार्य अपनाई गई नीतियों के अनुसार, योजनाओं के अनुसार, निर्दिष्ट नियमों के अनुसार संपन्न हो रहे हैं कि नहीं। नियंत्रण का प्रयोजन कार्य की खामियों तथा त्रुटियों को उजागर करना है ना, ताकि यथासंभव उन्हें सुधारा जा सके। देखिएगा, नियंत्रण में किसी भी प्रकार की जो बड़ी क्षति ना हो, इसके लिए पूर्व में ही प्रबंधक को सुधारात्मक कार्य करने की जरूरत होती है और ऐसी दशा में प्रबंधन के नियंत्रण संबंधी कार्य इसमें सहायता करने में आगे आता है। नियंत्रण न केवल विभिन्न क्रियाओं की प्रगति का पथ बनाए रखता है, अपितु साथ साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि सारी क्रियाएं पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार भी हो ताकि संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ठीक है, अब देखते हैं निर्देशन की एक परिभाषा EFL ब्रेंच के अनुसार। ठीक है, तो ये कहता है कि नियंत्रण का अभिप्राय वर्तमान प्रगति तथा संतोषजनक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान निष्पादन की तुलना पूर्व निर्धारित प्रमापों से करना है तथा इन योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों को अपेक्षित क्रियाओं के मार्गदर्शन हेतु संचित करना है। यानी हम यह समझ सकते हैं कि हमने पूर्व के वित्त वर्ष में किए गए कार्य और वर्तमान के वित्त वर्ष में किए गए कार्य को हम तुलनात्मक प्रमापों के अनुसार कर सकते हैं और उसमें जो खामियां नज़र आएंगी, उसमें जो त्रुटियां नज़र आएंगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये EFL ब्रेंच के अनुसार हमने क्या देखा है ना, एक परिभाषा देखी। अब नियंत्रण की अगर विशेषताएं, लक्षण के बारे में आपको बताऊं तो प्रबंध का प्रमुख कार्य है। मैं तो पहले ही बताया, नियंत्रण जो है प्रबंध का प्रमुख कार्य में शामिल है। दूसरी चीज, प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होना है ना, ये जो है प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है नियंत्रण। दूसरी चीज है सतत प्रक्रिया। नियंत्रण जो है एक बार होने वाली क्रिया नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथी चीज है वर्तमान तथा भविष्य दोनों पर विचार। मैंने पहले ही बताया था कि ये पूर्व और पश्चात और वर्तमान, ये तीनों क्रियाओं पर क्या करता है, विचार करता है। अधिकारियों की अक्षुण्णता यानी नियंत्रण से किसी भी प्रकार के अधिकारों का हनन नहीं होता नियंत्रण से, और अधिकार अक्षुण्ण रहते हैं। अधीनस्थों के अधिकारों का सही उपयोग कैसे किया जाए, यह नियंत्रण में बताया जाता है। ठीक है, नियोजन से संबंध है। एक चीज याद रखिएगा, प्रश्न में आता ही है कि नियंत्रण का संबंध किससे है, तो आपको लिखना पड़ेगा नियंत्रण का संबंध नियोजन से है।
सीधा सीधा, या नियोजन का संबंध किससे है? तो नियंत्रण से। तो दोनों में से ऐसी क्वेश्चन को लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति पर हम क्या कर सकते हैं? नियोजन से संबंध रखता है कौन? नियंत्रण। नियोजन मतलब पूर्वानुमान, ठीक है, और वास्तविक तथ्यों तथा समंकों पर आधारित होता है। तो हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये नियंत्रण की प्रमुख विशेषता या लक्षण है। उसके बाद अगर नियंत्रण के उद्देश्य को देखें तो लक्ष्यों की जानकारी मिलती है, साधनों की जानकारी, निष्पादन की प्रकृति, बाधाओं तथा कठिनाइयों की जानकारी, सुधारात्मक उपायों की जानकारी, पूर्ण किए गए कार्य की जानकारी, है ना, और पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी भी जानकारी, है ना, किसमें मिल जाती है? नियंत्रण से। तो इस प्रकार से नियंत्रण के उद्देश्य भी है, ठीक है। अब है नियंत्रण का अगर महत्व देखते हैं तो सबसे पहले अनुशासन। नियंत्रण में मुख्य बात की अगर हम चर्चा करें तो नियंत्रण में अनुशासन बिल्कुल बरकरार रहता है ना भाई। कोई भी कार्य अगर श्रमिक कर रहे हैं तो अगर उस पर हम किसी भी प्रकार से अगर हम अंकेक्षण की अगर हम बात रखें या किसी भी प्रकार के ऑब्जर्वेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है? नियंत्रण अपने आप ही एक अनुशासन का प्रतीक बन जाता है। दूसरी चीज है कार्यकुशलता में वृद्धि। कार्यकुशलता में कैसे वृद्धि होगी? नियंत्रण के फलस्वरूप कार्यकुशलता में, है ना, कार्यकुशलता बढ़ती है, क्योंकि नियंत्रण होने से कर्मचारियों को अपना कार्य समय पर तथा निर्दिष्ट प्रमाप के अनुसार पूरा करने की चिंता रहती है। उनके कार्य का सही मूल्यांकन होता है, अतः वे अधिक दक्षता से कार्य करने के लिए क्या होते हैं? प्रवृत्त होते हैं। तो इस प्रकार से कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। अपव्यय पर रोक होता है ना भाई। अपव्यय मतलब जो फालतू खर्चीली मदें होती हैं उन पर, है ना, अनावश्यक रूप से जो होती हैं वह उन पर क्या हो जाता है? रोक लगती है नियंत्रण से। नेतृत्व में सहायक, हमने पिछली अध्याय में पढ़ा होगा नेतृत्व क्या है। तो नेतृत्व में सहायक कैसे? हेल्प टू लीडरशिप। तो नियंत्रण नेतृत्व को सफलता दिलाता है तथा प्रबंध को सहायता करता है, ठीक है। और निर्णय लेने के लिए नियंत्रण जरूरी है और परिवर्तनशील परिस्थितियों में तो यह और भी आवश्यक हो जाता है। निष्पादन दक्षता की समीक्षा। हम नियंत्रण से कोई भी कार्य को करते हैं तो ऐसी स्थिति में कार्य की परिणत होने पर हम उसकी क्या कर सकते हैं? समीक्षा कर सकते हैं, यानी रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। हम अपने कार्य की स्वयं ही क्या कर सकते हैं? समीक्षा कर सकते हैं। ऐसे भी इसमें महत्व दिए गए हैं। भ्रष्टाचार आदि पर रोक लग जाता है, चेक ऑन करप्शन एक्सेट्रा। तो भ्रष्टाचार की जो नीति होती है उन पर भी क्या हो जाता है? रोक लगाया जा सकता है ना। तो कार्य का मूल्यांकन, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नियंत्रण से बहुत सारी महत्व बढ़ जाती है प्रबंध में, ठीक है। अब नियंत्रण की मैं कुछ सीमाओं को बताता हूँ। सीमाएं यानी दोष। तो ये नियंत्रण की सीमाएं क्या होंगी? मात्रात्मक मानकों के निर्धारण में कठिनाई। मात्रात्मक मतलब जैसे कि देखिए कि जब मानकों को मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो नियंत्रण प्रणाली का प्रभाव कुछ कम हो जाता है। इसलिए निष्पादन का आकलन तथा मानकों से उनकी तुलना करना कठिन कार्य होता है, ठीक है। और कर्मचारियों का मनोबल, कार्य संतुष्टि तथा मानवीय व्यवहार कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां यह समस्या सामने आती है। मानक, ये सबसे बड़ी दोष है। दूसरी चीज है बाह्य घटकों पर नियंत्रण नहीं कर पाना या सीमित नियंत्रण करवाना। हम तो पहले ही बता चुके हैं, पर्यावरण परिवेश में हमने पढ़ा आंतरिक परिवेश, बाह्य परिवेश। तो ये बाह्य परिवेश पर नियंत्रण करने में असक्षम है, ये सबसे बड़ी दोष है। कर्मचारियों का विरोध। देखा गया है कि अधिकांश कर्मचारी इसका विरोध करते हैं। उनके मतानुसार नियंत्रण उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। उदाहरणार्थ है, यदि कर्मचारी की गतिविधियों पर क्लोज सर्किट टेलीविज़न द्वारा निगाह रखी जाती है तो इसका विरोध करते हैं, है ना। नियंत्रण अनावश्यक हो जाता है। खर्चीली है ये नियंत्रण, जो है खर्चीली प्रणाली में आता है।
अभी हमने उसके विशेषता में देखा, ये मितव्ययिता पर रोक लगाता है करके, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है ना, दोष में खर्चीली है। तो इस प्रकार से है ना हम देख सकेंगे। और मैंने आपको बताया नियंत्रण के आशय, नियंत्रण की परिभाषा, नियंत्रण की विशेषता, है ना, नियंत्रण के महत्व और नियंत्रण की सीमाएं, और आने वाले कालखंड में भी हम इसकी समीक्षा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और मुझे थोड़ा सहयोग करने की है ना कोशिश करिएगा। और इतनी ही सी बात। और आप लोगों से बार बार कहूँगा कि बिल्कुल तैयारी एग्ज़ामिनेशन की और अपने सब्जेक्ट के प्रति सिंसियर रहें। शुभकामनाओं के साथ।